Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture on our series Quick Knowledge Crunch. इससे पहले 2 लेक्चर्स हमारे आ गए हैं जिसमें हमने रानी लक्ष्मीबाई और बीकाजी कामा को डिस्कस किया है, क्योंकि करंटली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस में हमारी हेल्प की, राइट। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ इसका मेन फोकस है कि हम कम से कम टाइम में पूरा कॉन्सेप्ट कवर करें, ठीक है। जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूजीसी, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो आप वो देख सकते हैं वीडियोस पुरानी। और आज हम डिस्कस करेंगे एनी बेसेंट के बारे में। हम डिटेल में देखेंगे इनका क्या रोल रहा हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, तो अब जब एनी बेसेंट की बात करते हैं, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात क्या है इनके बारे में कि ये ब्रिटिशर थी, खुद ये ब्रिटिशर थी, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की नहीं थी, फिर भी इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट किया, ठीक है। आप इनकी कोर्ट में भी देख सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या लिखा है इस कोर्ट में कि 1893 में जब मैं इंडिया आ गई थी, उसके बाद मेरा प्राइम फोकस, मेरा प्राइम मोटिव जो मेरे लाइफ का है वो इंडिया की फ्रीडम को वापस लेके आना था। जैसे पहले वो आज़ाद था, राइट, बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, तो वही फ्रीडम को वापस लेके आना चाहती थी एनी बेसेंट, और इन्होंने इंडिया को अपना होम बना लिया था। कितनी बड़ी बात है, कोई लेडी बाहर से आके इंडिया को अपने घर बना रही है और उसकी फ्रीडम को ही अपने लाइफ का पर्पस बना रही है, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी ये। तो उसके बाद हम देखते हैं, अभी इनका रोल देखने से पहले हम इनका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इनका जो बर्थ है वो अक्टूबर 1, 1847 में हुआ था एज एनी वुड, ठीक है। इनका बिफोर मैरिज जो नाम था वो एनी वुड था, मैरिज के बाद एनी बसंत हुआ था। तो वहाँ पे लंदन में एक आयरिश फैमिली होती है, उसमें इनका बर्थ होता है। एंड 5 इयर्स की एज में क्या होता है, इनके फादर की डेथ हो जाती है। अब उस टाइम क्या हो गया था कि फादर की डेथ हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी फैमिली की, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एनी बेसेंट के ऊपर आई। तो बड़ी स्टार्टिंग से ही, मतलब अपने चाइल्डहुड से ही बड़ी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ ये जैसे इनकी डेवलपमेंट हुई थी, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आ गया था एक इनमें। तो उसके बाद इसलिए जैसे सोसाइटी के प्रति भी ये समझती थी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। तो ये ऐसे एक इनमें फीलिंग आ गई थी, और इसीलिए ये जैसे सोसाइटी में कोई भी इविल्स होते थे, ओके, जैसे बाहर भी थी जब ये फिर इंडिया में आ गई, तो कुछ भी ऐसे इवल्स थे, कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है, कास्टिज्म हो गया, तो सबके अगेंस्ट थी ये। और फिर उसके बाद उसके लिए फ़ाइट करती थी। फिर उसके बाद ये वुमेन राइट्स की बात करते थे, सेकुलरिज्म को प्रमोट करते थे। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड में किसी वुमेन ने बर्थ कंट्रोल पे बहुत खुल के बात की कि हाँ ये वुमेन के लिए सही नहीं है, तो ये उस चीज़ में इन्होंने बोला। फिर वर्कर्स के राइट की बात की। तो ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया, ओके। और अगर फिर उसके बाद इनकी मैरिज की बात करें, 20 ईयर्स की एज में इनकी मैरिज हो गई थी फ्रैंक बेसांत से। अब जो फ्रैंक बेसांत थे वो क्लर्जी मैन थे, जैसे पादरी होते हैं ना वैसे थे ये, ठीक है। और इसलिए उनकी जो रिलीजियस थॉट्स थी वो चर्च जैसे थी। चर्च का क्या था उस टाइम पे यूरोप में कि बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती थी लोगों की लाइफ में, इंटरफेरेंस इतना, सुपरस्टिशियंस में बिलीफ, मतलब लोग परेशान हो रखे थे उनसे। तो एनी बेसेंट जो थी, उनका रिलीजियस थॉट्स बिल्कुल अलग थी। वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स की बात करती हैं, ठीक है। वो रिलीजन को रेशनल व्यू पॉइंट से देखती हैं, ठीक है। तो बाकी मतलब वो ये नहीं कि हाँ अंधविश्वास में ऐसे ही बिलीव कर रही हैं, वैसा नहीं था उनका। तो वो अटैक करती हैं चर्च की ऐसी इविल पॉलिसीज थी कुछ, उनको अटैक करती हैं। इसलिए जो एनी बेसेंट होते हैं और उनके हस्बैंड होते हैं फ्रैंक बेसेंट, दोनों में प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी फाइनली सेपरेशन हो जाती है, ओके। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ रही। बाद में अगर हम इनकी एक्टिविटीज़ की बात करें तो इन्होंने वहाँ पे लंदन में रह के ही नेशनल सेकुलर सोसाइटी थी उसमें स्पीकर का रोल प्ले किया। और जब ये वहाँ पे थी उसमें इन्होंने आयरलैंड में उस टाइम एक डिमांड चल रही थी सेल्फ रूल की, होम रूल जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें भी इन्होंने इंटरेस्ट शो किया।
अब होम रूल बेसिकली क्या था कि जब ब्रिटिशर्स जो थे, जैसे उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था, वैसे ही आयरलैंड भी ब्रिटिशर्स के अंडर था, ठीक है। तो आयरलैंड के लोग डिमांड कर रहे थे कि आप हमें सेल्फ रूल दे दीजिए, ठीक है, आप ऊपर हमारे रूल कर रहे हैं फाइन, बट हमें जैसे हमारे लोकल अफेयर्स हैं, ठीक है, उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें लोकल लेवल पे जो है सेल्फ रूल करने दीजिए, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। तो ऐसी डिमांड कर रहे थे। और एनी बेसेंट की जो मदर थी वो भी आयरलैंड से थी, तो उनको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। ओके, फिर उसके बाद 1893 में इंडिया आती हैं वो। अब इंडियन में जैसे आई वो 1893 में, तो क्या पर्पस से आई थी, मतलब स्टार्टिंग से उनका पर्पस इंडियन इंडिपेंडेंस था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में, कि जब वो आई थी उनका प्राइम मोटिव क्या था। उनका प्राइम मोटिव था रिलीजन्स की स्टडी का, ठीक है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का पार्ट बन के आई थी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या करती है, डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो कि फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रमोट करना, और उनका ये था कि हाँ, कि कहाँ से डिविनिटी का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड का कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, वो ट्रूथ फाइंड करना। फिर ये सब चीज़ें करके वो गॉड की विजडम की बात करती थी कि हाँ, हम ये सब चीज़ें करके ओरिजिन को देखेंगे और है तो गॉड की विजडम को अटेन करेंगे। तो ये सब जो है मोटिव था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और जैसे एनी बेसेंट बोलती भी हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री था, ग्रेट कंट्री था, जिधर डिफरेंट रिलीजन्स मिलजुल के रहते थे, मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इनकॉर्पोरेटेड थे इंडिया में। तो इसलिए वो इंडिया आई कि हाँ, यहाँ पे मुझे जो है रिलीजन का सर्च फाइंड करने में इजी होगा, ठीक है, मतलब क्या ट्रुथ है वो है, क्योंकि चर्च का तो ऐसी ऑर्थोडॉक्सी मतलब रहती थी, सुपरस्टिशंस वगैरह, तो वो उन चीज़ों के अगेंस्ट वो सभी ये चीज़ें एक रिलीजियस ट्रुथ फाइंड करने इंडिया में आई थी। ओके, तो यहाँ पे आके ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट रहे 1907 से 1933 तक। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट भी रही हैं इंडिया में। इन्होंने जैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज को सेटअप किया था बनारस पे। बाद में यही कॉलेज जैसे 1916 में मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के साथ मिलके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेटअप की थी, तो ये कॉलेज उसका ही पार्ट बना था। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, उसके बाद अब आती है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बारी। इसमें एनी बेसेंट ने ऐसा क्या कर दिया था कि आज हम इनको जो है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स में काउंट कर रहे हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सबसे पहले तो जब ये यहाँ पे आई थी, इन्होंने यहाँ की सिचुएशन देखी सब, तो 1902 में ये एक बहुत बड़ी बात बोलती हैं। ये बोलती हैं कि जो हमें ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर करा हुआ है ना, तो इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, इंडियंस का फ़ायदा नहीं है, इसमें ब्रिटिश को ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये सिमिलरली जैसे पहले एक बार दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, राइट, उसमें वो क्या बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं, इंडिया का सारा पैसा वो ब्रिटिश में लेके जा रहे हैं और इंडिया वाले बेचारे गरीब हो रहे हैं हम लोग। तो ये भी यही बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स का फ़ायदा हो रहा है, इंडिया का नहीं हो रहा। ओके, तो ये लोगों को समझाती हैं। उसके बाद ये फाइट करती हैं, जो भी हमारे यहाँ पे सोशल इविल्स थे वो करती हैं, नेशनलिज्म क्रिएट करने का कोशिश करती हैं। और फिर ये सारे ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए आईएनसी को ज्वाइन कर लेती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और जो वो होम रूल का कॉन्सेप्ट था ना, जो इन्होंने वहाँ पे लंदन में देखा था कि हाँ आयरलैंड वगैरह सब डिमांड कर रहे थे, तो वही रूल ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है कांग्रेस में। कांग्रेस को बोलती है कि हाँ, हमें अब सेल्फ रूल की डिमांड करनी चाहिए। क्या था उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा था, ब्रिटिशर्स हमसे हमारी सपोर्ट मांग रहे थे। तो एनी बेसेंट ने बोला कि हम इसको एज अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं, हम उनसे सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं कि हाँ, आप हमें सेल्फ रूल दीजिए, ठीक है, चलो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो वो एक किसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हैं। बट क्या होता है कि कांग्रेस उस टाइम रेडी नहीं थी, बहुत सारे लीडर इस चीज़ को मना कर रहे थे। तो उन्होंने एनी बेसेंट ने बोला कि ठीक है, मैं अभी आपको 1 साल का टाइम देती हूँ। जैसे ये सेशन हुआ था दिसंबर 1915 में, उन्होंने बोला मैं नेक्स्ट ईयर सितंबर तक देखूंगी, अगर तो आप मुझे कांग्रेस की तरफ से लॉन्च करने देंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं सेपरेटली भी इसको सेटअप करूँगी, अपनी एक होम रूल मूवमेंट चलाऊँगी।
ओके, तो वैसा ही होता है बेसिकली। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा उस टाइम पे जब ये बात करी होती है वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक प्रेजेंट थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, आप बताइए उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। उनको जेल भी हुई थी 1914 में वो रिलीज़ हुए। आपको कमेंट में सेक्शन में बताइए कौन से जेल में वो गए थे और क्यों जेल हुई थी उनको, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यूज़फुल हैं ये चीज़ें ना। तो उसके बाद क्या होता है कि अब बाल गंगाधर तिलक होते हैं, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ होम रूल का कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमें डिमांड करनी चाहिए। इसलिए वो इंडिपेंडेंटली अपना अप्रैल में सेटअप कर लेते हैं एक यूनिट होम रूल का, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन नहीं रखी थी कि हाँ चलो मैं सितंबर तक देखूंगा। वो अप्रैल में अपना स्टार्ट कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल जैसे कॉपरेशन से उन्होंने बॉम्बे के आसपास एरियाज़, बॉम्बे हो गया, आसपास उसके एरियाज़ हो गए, वहाँ पे स्टार्ट किया। और एनी बेसेंट ने बाकी जो कंट्री है इंडिया में सितंबर में वो स्टार्ट कर दी थी होम रूल मूवमेंट, ठीक है। अभी होम रूल मूवमेंट में हम देखते हैं कि क्या था। होम रूल मूवमेंट में सबसे पहले तो ये जैसे होम रूल की डिमांड करती हैं और फिर ये बहुत मास लेवल पे एजुटेशंस वगैरह करती हैं, सेमिनार्स लॉन्च करती हैं, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि अब भी ब्रिटिशर्स जो हैं वो डरने लग जाते हैं कि यार ये तो एक तो पैसिविज्म का टाइम था, ठीक है। हम वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में मतलब इस टाइम फंसे हुए हैं और फिर यहाँ पे इंडिया में अभी इतना कुछ खास हो नहीं रहा था। बट ये एनी बेसेंट जो है ये इतने मास लेवल पे अब ये सारी एक्टिविटीज़ लेके आ गई हैं, ठीक है। तो अभी लोग भी इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये डर जाते हैं ब्रिटिशर्स उस टाइम पे, ओके। इसलिए ये क्या करते हैं, ये एनी बेसेंट को हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। बट उस टाइम इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो इनकी रिलीज़ के लिए प्रेशर पुट करते हैं गवर्नमेंट पे। महात्मा गांधी जो हैं वो लेटर्स लिखते हैं, तो फाइनली उनको जो है एनी बेसेंट को रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है। 1917 में 1917 में उनको अरेस्ट किया गया था जून में, और सितंबर में उनका रिलीज़ भी हो जाता है, ओके। और फिर उसके बाद 1917 दिसंबर में वो जो है आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछते हैं बहुत बार कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। और इसके बाद अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात आती है तो वो थी सरोजनी नायडू। ये आपको दोनों याद रखने हैं। और इसके बिना ये जो है 1915 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में रीयूनियन में भी हेल्प करती है, क्योंकि उसके पहले आपको पता है सूरत स्प्लिट होता है, राइट। तो उसमें ये है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या रीज़न था वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे नॉलेज शेयर करेंगे ना तो उससे नॉलेज और आपकी इंक्रीज़ होगी, इसलिए मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर आप ऐसा हुआ कि रीयूनियन में भी इन्होंने हेल्प किया। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इनके फिर जो इन्होंने जैसे अवेयरनेस वगैरह की होती है, इसके इनके साथ काफ़ी मास गैदर होता है, स्टूडेंट्स वगैरह इकट्ठे होते हैं। तो वो महात्मा गांधी की बाद में रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो मूवमेंट होती है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो ऐसे इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, इसीलिए इनको जो लोग हैं ऐसे बसंत माता की तरह भी बोलते हैं, मतलब बसंत माता का टाइटल भी दिया गया है इन्हें, लोगों ने ही जैसे इनको बोला है, ठीक है। तो अभी इनकी डेथ की बात करते हैं। 1933 में 85 ईयर्स की एज से इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। और उसके बाद इनकी मेमोरी में कैलिफोर्निया में एक स्कूल भी बनाया गया, बेसंत हिल स्कूल ऑफ हैप्पी वैली, ठीक है। तो ये था एनी बेसेंट का टॉपिक, और इसके रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूज़पेपर्स एसोसिएटेड विद एनी बेसेंट, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, फाउंडर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको बताना है। एनी बेसेंट थी, कोई और थे, क्या था वो आपको बताना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या स्टेट सिविल सर्विसेज में। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय एनी बेसेंट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें एनी बेसेंट की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही, आप इसके पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसा मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इंकरेज करती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होगा, आप कमेंट करेंगे कोई और करेगा तो आपको भी एडिशनल नॉलेज होगी, ओके।
एंड किसी और की नॉलेज भी बढ़ेगी, तो अच्छी बात है ये, ऐसे ही हम लर्न करते हैं। तो आप इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही था हमारा टॉपिक, और इसके बिना आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अभी जैसे डेली हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं राइट, तो फिर आपको नोटिफिकेशन जो है ऊपर ही आ जाएगी, तो वो आप करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये वीडियोस का अपडेट तो रहता ही है, उसके बिना और भी एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा। ओके, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।